हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम नोडल एनालिसिस से कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, अब तक हमने जितने भी सर्किट सॉल्व किए उसमें या तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता था या फिर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता था। इस प्रॉब्लम में हमने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्या है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये जो इसकी वैल्यू है 2V0 है। 2V0 मतलब जो V0 है वो वोल्टेज यहाँ पर की वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर का क्या है, वो वोल्टेज है। तो जो इसकी वैल्यू है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है, वो इस पर निर्भर कर रही है, ठीक। तो इस सर्किट को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, नोडल एनालिसिस में 3 स्टेप्स होते हैं, तो हम स्टेप 1 अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, जितने भी नोड्स हैं जहाँ पर 3 ब्रांच आके मिलते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस सर्किट में एक नोड ये है जहाँ पर 3 ब्रांच आके मिल रहे हैं, इसको हमने नोड ए मान लिया। और एक नोड ये है जहाँ पर 3 ब्रांच आके मिल रहा है, इसको हमने नोड बी मान लिया, ठीक है। अब इस सर्किट में केवल 2 ही नोड है, जिसमें से एक नोड को हम क्या मान लेंगे, रेफरेंस नोड मान लेते हैं। जनरली जो रेफरेंस नोड होता है वो नीचे जो होता है उसको माना जाता है, तो जो बी नोड है उसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं। इस प्रकार से ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, सभी नोड पर हमें वोल्टेज की वैल्यू मान लेनी है। इसके वोल्टेज की वैल्यू मान लेते हैं VA, और जो VB है वो तो रेफरेंस नोड है, तो VB पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम सभी ब्रांच में करंट की वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये ब्रांच है, इसमें हम वैल्यू असाइन कर दिए I1 इस दिशा में, आप विपरीत दिशा में भी मान सकते हैं। इस दिशा में हम मान लिए एक I2 और इस दिशा में हम मान लेना I3। इस प्रकार सभी ब्रांच में हमने करंट का मान भी मान लिया। अब क्या करेंगे, हमारे स्टेप 1 पूरा हो चुका है, हम स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम नोड ए है वहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे। तो नोड ए पर KCL अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, अब नोड ए पर कौन कौन सी करंट आ रही है उसको देख लेते हैं। अब देखना है, यहाँ पर ये I1 करंट है वो जा रही है नोड ए पर। इसी प्रकार नोड ए पर एक I3 करंट आ रही है। तो इन दोनों करंट को हम इक्वल टू के इस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस I3, ठीक। अब जो इससे कौन कौन सी करंट जा रही है उसको देख लेते हैं। इसमें केवल ये करंट है, ये वाला I2 करंट है, वही बस क्या है, बाहर की ओर जा रही है नोड ए से। तो हम नोड इस I2 करंट को इक्वल टू के राइट साइड में लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने KCL अप्लाई कर लिया, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ है वो सर्किट में फाइंड कर लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I1 ये करंट है, ये वाली करंट है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स भी जुड़ा है लेकिन रेफरेंस नोड के साथ जुड़ा है, और ये इस तरीके से करंट इसमें जा रही है। हाँ, तो इसमें लगा देते हैं ओम्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, ये करंट कहाँ से निकल रही है, VB से निकल रही है, तो यहाँ पर 0 लिख लिए पहले। कहाँ पर पहुँच रही है, VA में पहुँच रही, तो ये VA लिख दिए माइनस करके। और इसके बीच में कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, है। तो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी प्लस माइनस को हम कैसे क्रॉस कर रहे हैं, करंट की दिशा में माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस होगा। अगर हम प्लस से माइनस जाते तो -12 होता, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, करंट की दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर +12 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 ओम। ये हो गया I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो I2 क्या है, ये करंट है, ये वाली करंट, ये करंट है क्या है, I2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें क्या है, एक ये है ना, और एक क्या है, ये है।
तो VA और VB के बीच में कनेक्टेड है, तो VB की वैल्यू तो 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, VA से निकल रही है, पहले लिख दिए, कहाँ पहुँच रही है, VB में पहुँच रही है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0, और कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं 8 ओम के रेजिस्टेंस, तो 8 हो गया। अब I3 की वैल्यू इसी प्रकार से क्या हो जाएगी, ये है I3, ये I3 है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, इसमें करंट I3 है वो VB से निकली है और VA में पहुँच रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, VB से निकली है तो VB की वैल्यू 0 है और VA में पहुँच रही है, ठीक है। इसके बीच में वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है 2V0 है, यहाँ पर V0 क्या है 3 ओम जो रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस है उसके बीच का वोल्टेज, तो हमें V0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको हम माइनस से प्लस में जाएंगे, जब हम करंट की दिशा में चलेंगे तो हम क्या करेंगे माइनस से प्लस में जाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस 2V0 डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का, तो 6 लिखते हैं। इस प्रकार से हमें I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ मिल गई है। अब हम इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। एक चीज़ और देखनी चाहिए हमें, यहाँ पर हमें अगर V0 की वैल्यूज़ भी हमें फाइंड करनी है, जो ये V0 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ओम्स लॉ से, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा V0 की वैल्यू, V0 इक्वल टू क्या होगा, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रही है I1 करंट जा रही है और 3 ओम है तो ये 3I1 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी 3I1 होगी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, हम इसको अलग अलग रख लेते हैं। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें I1 का मान रख देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन 4 और 3 अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी, VA का मान हो जाएगा वोल्ट और V0 का मान हो जाएगा 3.65 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें हमें केवल VA की मान कैलकुलेट करनी थी, V0 का मान तो 3 ओम जो रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस का वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन V0 के टर्म में हमारे पास इक्वेशन आया तो हमने उसको सॉल्व किया और V0 का मान भी हमने प्राप्त किया। इस प्रकार नोडल एनालिसिस की सहायता से हमने ऐसे सर्किट को सॉल्व किया जिसमें एक डिपेंडेंट सोर्स था। जब भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो उसकी जो वैल्यू रहेगी उसमें हमेशा कुछ न कुछ वेरिएबल रहेगा। जैसे इस केस में जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था उसकी जो वैल्यू थी 2V0 थी, वो एक वोल्टेज पर निर्भर कर रहा था V0, जो 3 ओम रेजिस्टेंस था उसके क्रॉस जो वोल्टेज था V0 उस पर निर्भर कर रहा था। इसी प्रकार कोई दूसरा डिपेंडेंट सोर्स रहे तो 2Ix भी हो सकती है, उसकी जगह पे 3Ix भी हो सकती है, मतलब कहीं पर करंट होगा उस पर डिपेंड कर सकता है। और जब हम सर्किट में नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे और हमें इक्वेशन मिलेगा तो ये वेरिएबल उस इक्वेशन में मौजूद रहेंगे।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि वो वेरिएबल कहाँ पर है। जैसे कि जो वी नॉट था हमने देखा सर्किट में, वो कहाँ पर था, 3 ओम रेजिस्टेंस के आसपास था। तो वहाँ पर हमने कुछ ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ लगा के हमने वी नॉट का मान प्राप्त किया और इक्वेशन में रखा। इक्वेशन में रखने से हमें एक नया इक्वेशन मिला, हमने उसको सॉल्व किया, तभी सर्किट सॉल्व हुआ। तो इसी प्रकार जब भी डिपेंडेंट सोर्स आएगा उसमें जो वेरिएबल रहेगा उसको हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता रहेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो डिपेंडेंट सोर्स है उसके वेरिएबल को कैसे रिप्लेस करें, आपको सर्किट में ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।